हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आपको पता ही होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था आपको बायोस्टैटिस्टिक्स का और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाया था। फिर कुछ टर्म्स मैंने बताई थी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ 2 ही टर्म्स मैं उस वीडियो में बता पाया। आज के इस वीडियो में हम फर्दर ऑन जितनी भी टर्म्स आती हैं वो सब कंप्लीट करेंगे और सेंट्रल टेंडेंसी भी इसी वीडियो में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। गाइज, यहाँ पे सबसे पहली आज की जो टर्म है वो है क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज क्या रहती है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल क्या होता है और क्लास लिमिट क्या होता है। क्लास इंटरवल सिंपल में मैंने बोला था कि क्लास इंटरवल डिफरेंस रहता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। फॉर एग्जांपल आई विल से कि मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल 30 to 40, ये क्लास है मेरे पास। इस क्लास में जो लोअर लिमिट है वो 30 है और अपर लिमिट जो है वो 40 है। इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो रहता है मेरा क्लास इंटरवल। इसमें फॉर एग्जांपल 10 का डिफरेंस आता है, जो 10 इसमें आएगा वो क्लास इंटरवल आएगा। सिमिलरली फिर मैंने बताया था कि क्लास लिमिट क्या रहता है। क्लास लिमिट जो मैंने अभी बताया कि लोअर लिमिट और हाईएस्ट वैल्यू, एक क्लास में जो लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू रहती है, दोज आर कॉल्ड लोवेस्ट लिमिट एंड हाईएस्ट लिमिट रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। अब आज क्या पढ़ना है हमें? आज पढ़ना है हमें क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज क्या रहता है? ये मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज रहती है, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल। मतलब एक क्लास है हमारे पास, उस क्लास में कौन सी हम मोस्ट एक्सट्रीम, लोवेस्ट एक्सट्रीम और हाईएस्ट एक्सट्रीम कौन कौन सा वैल्यू हम ऐड कर पाएंगे, उसको कहते हैं क्लास बाउंड्री। बेसिकली जो क्लास बाउंड्रीज रहती है ये रियल लिमिट्स रहती है। रियल लिमिट्स जो होती है एक क्लास की वो क्लास बाउंड्रीज ही होती है। ठीक है। अब लोअर लिमिट या हम कह सकते हैं कि लोअर एक्सट्रीम पॉइंट, अपर लिमिट या हम कह सकते हैं उसको अपर क्लास बाउंड्री। सिंपल सी बात है, अपर क्लास बाउंड्री यहाँ अपर एक्सट्रीम पॉइंट, ये आती हैं क्लास बाउंड्रीज में। अब पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो है कैलकुलेशन कैसे करें हम। अगर हमें कहीं पे बताया होगा कि आप बताइए कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, आप निकालें कैसे? निकालने के लिए बिल्कुल यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेशन दी है। इफ़ मैंने यहाँ पे लिखा, इफ़ अगर हम अल्फा को मानेंगे, ये गैप है बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सिंपल में अगर हमारे पास गैप जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का वो है अल्फा, देन लोअर लिमिट जो होगा, लोअर बाउंड्री आई विल से, लोअर बाउंड्री जो होगी वो किसके बराबर रहेगी? वो होगा लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट माइनस, ये माइनस है नीचे मैंने पावर में लिखा है, गलती हो गई है यहाँ पे, लेकिन ये क्या रहता है? लोअर क्लास लिमिट माइनस 1/2 अल्फा, अल्फा गैप रहता है बीच में इनका। ऐसे हम निकाल सकते हैं लोअर बाउंड्री। और सिमिलरली अपर बाउंड्री के लिए भी सेम फॉर्मूला है। अपर लिमिट क्या है क्लास का? प्लस 1/2 अल्फा का। ये पावर में मत लिखना आप, ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्लास मार्क, या हम कह सकते हैं इसको क्लास मार्क को दूसरा नाम देते हैं हम मिड पॉइंट या मिड वैल्यू एक क्लास का। हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट या मिड वैल्यू एक क्लास का क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज़ बेसिकली वैल्यू एग्जैक्टली एट मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल हमारे पास होगा, जैसे कि मैंने बताया क्लास इंटरवल हमारे पास कोई क्लास है 10 to 20, इसका जो क्लास इंटरवल है इसका डिफरेंस आएगा, दैट्स 10 जो है इसका क्लास। अब इस क्लास इंटरवल का मिडल वैल्यू क्या है? मिडल वैल्यू वो तो 5 है। इस 5 को हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली द मिडल पॉइंट और मिडल वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। अब फिर इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वो है क्लास मार्क या मिड पॉइंट या मिड वैल्यू किसके बराबर में रहता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको भी बता रहा था 20 to 30 हमारे पास कोई क्लास है। अब इसका हम मिडिल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? लोअर क्लास लिमिट हमारे पास यहाँ पे 20 है, प्लस करेंगे हम अपर क्लास लिमिट 30 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 20 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू आएगा 25। मतलब 25 जो है वो इस पर्टिकुलर क्लास का मिड पॉइंट होगा। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं। अब क्लास विड्थ एक और टर्म है हमारे पास। क्लास विड्थ क्या रहता है? क्लास विड्थ बेसिकली रेंज रहता है, और वी कैन से लेंथ ऑफ ए क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 है हमारे पास कोई क्लास, उसका जो क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ इज द अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री 10 to 20 के बीच में जो हमें देखती है दैट इज 70 माइनस लोअर क्लास लिमिट। सिंपल है, ये बेसिकली विड्थ रहता है, इसको कहते हैं क्लास विड्थ। देन आफ्टर दैट आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू एक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब टोटल फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनता है? टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर रहता है? इट इज सम ऑफ ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसी। जितने भी डाटा पॉइंट दिए गए हमारे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, उन सब का जो सम आएगा उसको कहते हैं हम टोटल फ्रीक्वेंसी।
सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे डाटा दिया गया है, ऐसे डाटा हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वेरिएबल्स रहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका और 10 है फॉर एग्जांपल, ठीक है यहाँ तक। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उसका सम करो, आपको टोटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सिंपल है बस। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी टोटल फ्रीक्वेंसी के बाद ही आपको कहीं पे निकालनी होगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर्स में जहाँ पे आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। टोटल फ्रीक्वेंसी तो बनती है एग्जाम्स में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या रहता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी क्लास है, दिस इज क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लास है हमारा 10 to 20 एक क्लास है, 20 to 30 दूसरा क्लास है, 30 to 40 तीसरा क्लास है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपका निकालूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इस क्लास का 10 है, इसका 5 फ्रीक्वेंसी है और इसका फॉर एग्जांपल 15 है, ठीक। अब मुझे एक पर्टिकुलर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। मैं क्या करूँगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका लूँगा 5 है, डिवाइड बाई टोटल सब तीन का कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है इनकी, दैट इज 10 + 15 इज इक्वल टू 25 + 5 इज इक्वल टू 30। इसका जो वैल्यू आएगा 5 1 आर 5 6 आर 1/6 जो रहेगा वो आपका रहेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर क्लास का। होप यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया वैसे ही भी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी एक टर्म बनती है। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किसके बराबर में रहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100 क्या रहता है? सिमिलरली जो मैंने अभी बताया, मैंने क्या बताया? मैंने बताया फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लास है 20 to 30 या 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इनका अब हमें देखना है कितना आएगा। बस जितना पर्टिकुलर, अगर पर्टिकुलर क्लास की, ये तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर क्लास की आप निकालोगे, कितना लोगे उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी सब क्लास की, मल्टीप्लाई करो 100, आपको आएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको क्या रहता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहता है किसी एक क्लास के, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लास दी है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है। अब मुझे एक किसी क्लास, इन क्लास में से एक क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं क्या करूँगा, जिस क्लास की मुझे निकालनी हो, फॉर एग्जांपल आई विल से कि मुझे 60 to 70 वाले क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जितने भी क्लास उस पर्टिकुलर क्लास में, तो इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्लास से पहले जितने भी क्लासेस आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम सम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे। जितना फिर टोटल आएगा यहाँ तक उसको कहेंगे हम इट इज़ द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। मतलब अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8, मैंने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तक 80 लिखी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है अपनी फ्रीक्वेंसी इसकी दैट्स 12। अब अगर मैं इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, मैं 8 को प्लस करूंगा, 8 को प्लस करूंगा, इस वाले 8 को प्लस करूंगा मैं, ये 12 आएगा मुझे 20, यानी इस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20, ठीक। अब अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस वाले क्लास की देखनी है, मैं इन दो क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा, फिर इसकी भी ऐड करूंगा, जो भी मुझे फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलते जाना है। फिर लास्ट पे जो होगा इन सब का सम एक एक करके और इसका भी जो भी आएगा दैट विल बी द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि क्या रहता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? इट इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी अप टू द इंक्लूडिंग क्लास। सारे जितने भी पिछले क्लास आते हैं उन सब की फ्रीक्वेंसीज का सम, और जिस क्लास का हम निकाल रहे हैं उसका भी सम, इसको कहते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसी के साथ जितने भी टर्म्स रिलेटेड थे किसके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिड सेमेस्टर्स में भी पूछे जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, हर जगह पे इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब देखते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। देखो बेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेजर, जो सेंट्रल टेंडेंसी रहती है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर रहता है। इट इज मेथड टू कैलकुलेट समथिंग इन स्टैटिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाइज ए सिंगल वैल्यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर क्लास और डाटा सेट। मतलब क्या रहता है, सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास एक मेजर रहता है जिससे हम क्या पता करते हैं, एक
सिंगल वैल्यू हम निकालते हैं, एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं, और उस सिंगल वैल्यू की क्या कैरेक्टर होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है पूरे क्लास को, वो रिप्रेजेंट करता है पूरे क्लास को। एक सिंगल वैल्यू हम निकालते हैं और वो सिंगल वैल्यू पूरे क्लास को या पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। या हम यूँ कह सकते हैं इट इंडिकेट्स द सेंट्रल और द टिपिकल वैल्यू। ये आप याद रखना। मतलब क्या रहता है सेंट्रल टेंडेंसी का, एक वैल्यू रहता है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू रहता है, जो एक पर्टिकुलर क्लास का सेंट्रल वैल्यू हमें बताता है, क्रक्स हमें बताता है कि एक क्लास का सेंट्रल वैल्यू या टिपिकल वैल्यू क्या रहता है। इट मीन्स इसको कहते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे मेजर्स रहते हैं, आपने पढ़े होंगे आई होप अपनी छोटी क्लास में, जैसे 10th 9th में। मीन आपने पढ़ा ही होगा, मीन मीडियन, मीडियन भी पढ़ा होगा, मोड भी पढ़ा होगा। मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही है, मीडियन भी पढ़ा होगा आपने, मोड भी पढ़ा होगा। अब देखते हैं हम ये सब क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे पहले लिखा है मीन, या जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इसको हम इंडिकेट करते हैं एक्स बार से, मीन को हम इंडिकेट करते हैं हमेशा एक्स बार से, याद रखना यहाँ पे। अब देखो क्या रहता है मीन। मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं उन सब का सम डिवाइड करते हैं, फिर उस सम को हम किससे, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मीन्स सम, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस उनको सम करो, फिर डिवाइड करो कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, मीन्स सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे सेट्स के हमें यहाँ पे मीन निकालनी होगी, ग्रुप डाटा की निकालनी होगी, अनग्रुप डाटा की निकालनी होगी, डिस्क्रीट सीरीज की निकालनी होगी, कंटिन्यूस सीरीज की निकालनी होगी। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाते जाऊँगा। कैसे सिखाऊंगा वो तो आपको पता चलेगा बस जब आप हमारे वीडियोस देखेंगे। यूट्यूब वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। उसके लिए क्या आपको इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। सो डू सब्सक्राइब दी चैनल। अब पहला हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। मतलब ग्रुप कोई भी नहीं बन रहा हमारे डाटा का, अनग्रुप डाटा, या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। मान लो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो इस टाइप में आ रही है, x1 x2 x3 अप टू xn। n जो है लेट इट बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x जो है, x में जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये x, ये सब वेरिएबल्स मान लो, इनका वैल्यू चेंज हो सकता है। आप x को वेरिएबल मान लो, n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो। अब अगर हम इसमें देखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू x1, इसको प्लस करो प्लस करो प्लस करो अप टू xn। ठीक, इन सबको सम करो। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या कहा, नंबर किसके बराबर में रहता है, n के बराबर में। इट इज सम, इन सब का सम यहाँ पे डिवाइड बाय नंबर n। और आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिखना है। ये जो है ना यहाँ मार्क, इसको कहते हैं हम समेशन। सिंपल सेंस में कहें तो सम कहते हैं। देखो समेशन ऑफ एक्स आई मीन्स ये एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम 1 टू n। मतलब x का वैल्यू हम 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, यहाँ पे मतलब x का वैल्यू, इस i का वैल्यू हम 1 टू n दे सकते हैं। अब अगर उस 1 टू n को हम यहाँ पे पुट करें, फॉर एग्जांपल इट इज़ इक्वल टू एक्स आई जो है, देखो ये कैसे, बेसिकली एक्स आई में बोल रहा हूँ आपको, आई का वैल्यू जो मेरे पास है वो है 1 2 3 अप टू n। देखो क्या रहता है, जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको ऐसे समझ आएगा। देखो क्या है, आई का जो वैल्यू है दैट इज़, पहले हम कहेंगे कि एक्स है, एक्स के साथ मैंने कहा आई का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी, 1 लिखेंगे। समेशन है, समेशन का मतलब सम है। फिर x2 है, ठीक है, फिर x3 है, एंड सो ऑन। सिंपल सी बात है, ये जो है ये इसको कंबाइन जब हम करते हैं तो ऐसी इक्वेशन बनती है। इसका मतलब भी सेम ही यही होता है। होप कि यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। देखो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में भी बनते हैं। आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि ये पढ़ाओ और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल्स भी दे दो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है। पहली एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिखी है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक कॉलेज, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स इस डिस्ट्रीब्यूशन में आए। देखो क्या, पहला जो है ना ये रोल नंबर से, और सेकंड जो है दैट्स मार्क्स। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 2 3 4 अप टू 10। उसके बाद मार्क्स देखने, रोल नंबर 1 जो था उसके 67 आए, 2 जो था उसके 69, एंड सो ऑन, जो 10 था उसके 74 थे। अब देखो इसके हम कैसे निकालेंगे मीन, हमें पूरे क्लास जो भी है उसका मीन निकालना है। हम कैसे कहते हैं अर्थमेटिकल मीन। देखो क्या है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको बस देखना है यहाँ पे देखो 1 2 3 रोल नंबर, ये तो है रोल नंबर, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही होता है। ठीक है, अब मार्क्स 1 के आए थे 67, 2 के आए थे 69, 3 के आए थे 66, एंड सो ऑन अप टू 10। अब हम क्या करेंगे, नंबर कितना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास 10 है। ठीक है, मार्क्स जो है ना इसका सम करते जाएंगे, इसका सम करते जाएंगे। जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स ये कितने आए हैं, 690। ठीक है, 619, मतलब ये जो एक वैल्यू था एक्स के बराबर था, एक्स के बराबर। अब सब के सब एक्स हम
सम कर रहे हैं इनका, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। जब समेशन ऑफ एक्स हम देखते हैं कितना निकलता है हमारा 690, हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 690, ठीक है। 690 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। यहाँ पे नंबर मैंने बोला, नंबर क्या है, डिवाइड करेंगे बाई 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू यहाँ पे आएगा 69, मीन 69। जो ये पैटर्न बन रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था, इसका जो मीन था, इसका जो मीन था दैट इज 69। बस यहाँ पे इतना सा है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अभी तक चल रहा था अनग्रुप डाटा, अब क्या है, अब है ग्रुप डाटा, अरिथमेटिकल मीन ऑफ ग्रुप डाटा। यहाँ हम कह सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ये कल मैंने पढ़ाया था आपको, डिस्क्रीट सीरीज क्या रहता है, कंटिन्यूस सीरीज क्या रहता है। प्लीज़ लास्ट वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा। देखो क्या रहता है, अब ग्रुप डाटा की बात हो रही है, देखो क्या रहता है इसमें। अब अगर हम लेट करते एज्यूम करते हैं कि n जो है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज़, ठीक है, अप टू, देखो कैसे, ठीक है। हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn अप टू xn, ये सारी ऑब्जर्वेशंस है, और इनका जो नंबर है टोटल नंबर दैट इज इक्वल टू n, जैसे ऊपर मैंने बताया था वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है, ये तो ग्रुपड है, जब ग्रुपड होगा इट मीन्स एक ग्रुप बना रहा है, जब ग्रुप बना रहा हो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम x1 जो ग्रुप है, ये ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। ये x1 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो होगी f1 होगी, x2 की होगी f2 एंड सो ऑन, x3 की f3 एंड सो ऑन। बस अब यहाँ पे अरिथमेटिकल मीन किसके बराबर में बनता है, वो जैसे मैं ऊपर बता रहा था, अरिथमेटिकल मीन किसके बराबर में, समेशन ऑफ x अपॉन n। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, इस x के साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, x तो वेरिएबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो ऐड होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स। अब डरो मत, एफ एक्स है, समेशन ऑफ एफ एक्स, और मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पे एफ आई एक्स आई, आई जो है वो लिमिट्स है 1 to n, ये सिंपल है, कुछ नहीं है। बस क्या है कि मैं बोल रहा हूँ f1, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं f1 बोल रहा हूँ, f2 बोल रहा हूँ, f3 बोल रहा हूँ, अप टू fn कोई भी लिमिट हो सकती है, इन्फिनाइट, ठीक है। इस f1 2 3 इन सब के बदले में क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई रिप्रेजेंट्स फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब आई जो है, आई का वैल्यू 1 से n तक होता है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या रहता है अरिथमेटिकल मीन ग्रुप डाटा का, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। ऊपर लिखते थे हम नंबर, ठीक है, ऊपर लिखते थे हम डिवाइडेड बाई n नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है इन फ्रीक्वेंसीज का सम, जो भी ये फ्रीक्वेंसी इन सब का सम, वो हम डिवाइड में देंगे। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ना समेशन ऑफ एफ जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, इस समेशन ऑफ एफ का हम वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, ठीक है। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। यहाँ हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार यहाँ मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हो, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस वाले पॉइंट पे मैंने क्या किया है, इस एन को बाहर लेके गया हूँ मैं, कुछ नहीं किया है, इसको 1 अपॉन एन किया है, बाकी अंदर ही रहने दिया है समेशन ऑफ एफ एक्स। बस सिंपल, कुछ टॉप यहाँ पे नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, बस जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही है उन सब का सम जो भी होगा वो एन के बराबर में होगा, बस सिंपल है, कुछ टफ यहाँ पे है नहीं। अब इस पे भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको लिख रखी है, ये आप देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो हमारे पास इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई सी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, अब आप यहाँ को देखना होगा। देखो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइम पे दिए हैं, मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने दिए। देखो जब मैंने मार्क्स दिए हैं ना, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये जो मार्क है ना, मार्क एक, इसका 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 और इसका, मतलब 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 15 बच्चों के आए। 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 20 बच्चों के आए। 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के आए। मैं बोल सकता हूँ कि जो 30 मार्क्स है इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, कितने बच्चों के आए, दैट इज इट इज फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली 90 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के, सो 90 की फ्रीक्वेंसी बनती है 5, 30 की फ्रीक्वेंसी बनती है 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्क्स मैंने लिख रखे हैं, ये एक्स आप मान लो, ठीक है, और ये जो है ना ये, इसको आप फ्रीक्वेंसी मान लो, ठीक है, इट इज़ एक्स इट इज़ एफ। जो 30 है 30, ठीक है। अब पहला चलते हैं 30, जो 30 है ना, एक्स का वैल्यू 30 जब हम लेते हैं ना उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, ठीक है। 40 जब हमारे पास एक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, जब ये है उतना उस टाइम पे कितना है 10 एंड सो ऑन अप टू 90। देखो आप क्या है,
अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इनका मल्टीप्लाई 30 इंटू 15 किसके बराबर में रहता है 450, 40 इंटू 20 इक्वल्स 800, 50 इंटू 10 इक्वल्स 500 एंड सो ऑन अप टू दिस वेरी वैल्यू 90 इंटू 5 450। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया आपने, आपको पता है कि ये एफ एक्स है, ठीक है, ये एफ है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको। देखो यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ एफ किसके इक्वल आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 100 के बराबर। अब ये एफ एक्स से ऊपर मैंने ऊपर दिखाया था एफ एक्स है आपको, और अब अगर मैं इसका सम निकालूंगा वो समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ समेशन ऑफ एफ जो है वो 100 के बराबर है, और समेशन ऑफ एक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 5700। अब जब हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, मैंने ऊपर फार्मूला बताई थी आपको, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। यहाँ मैंने क्या कहा था, समेशन ऑफ एफ जो है, ये समेशन ऑफ एफ ये किसके बराबर में रहता है, एन के बराबर में, मतलब मेरा एन जो है वो किसके बराबर में है, 100 के बराबर में। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, और समेशन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर में है, 5700। ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर में है, 5700, और समेशन ऑफ एन, ये समेशन ऑफ एफ एन के बराबर में और एन 100 के बराबर में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखो नाउ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 5700, ऊपर का वैल्यू ये, नीचे का वैल्यू ये, ठीक। समेशन ऑफ एफ एक्स 5700 यहाँ पे लिखा मैंने, एन का वैल्यू 100 डिवाइड बाई 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना 5700 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 57। आई विल से कि ये जो ऊपर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दी थी मैंने पूरी की पूरी, इसका वैल्यू जो आ रहा है मीन का, अर्थमेटिक मीन का, दैट इज इक्वल्स 57, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। इसके बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ग्रुप डाटा का निकालना है अभी आपको, अभी तो आपने सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज़ का ही निकाला, अभी आपको कंटिन्यूस सीरीज़ का निकालना है, नॉन कंटिन्यूस सीरीज़ का निकालना है, अभी आपको शॉर्ट फार्मूला से भी निकालना है आपको। ये सब कुछ मैं आपको बस इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, बस आपको करना ही एक ही काम है बस, दैट इज यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल ओनली एंड यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अदर मेट्स। So I think this was all about today's video. Hope you enjoyed the video. Please do subscribe. I am saying again and again, do subscribe. It is for you, not for me only. Do subscribe the channel so that you will get in link with us. Thank you. This was all about today. Thank you very much.